अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह से आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से जी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज के प्रोग्राम का आगाज़ मैं करूँगी नाज़रीन। वाह, मैं क्या बात है। मैं बताऊंगी आपको एक बड़े काम की बात, और वो काम की बात में बेसिकली तो मेरा वैसे सवाल है। वैसे आप एक दुकान में एंटर हुए हैं, हाँ। ठीक है, आप उस दुकान में गए हैं, उस दुकान में सिर्फ एक ही रंग की, एक ही साइज की और एक ही टाइप की शर्ट या जीन्स पैंट या जो भी है अवेलेबल है। अब आप उस दुकान में क्या करेंगे? आप लेने गए, खरीदारी करने गए, कोई कपड़े खरीदने गए हैं, जो भी, आप क्या करेंगे? तो अगर मुझे उस रंग की नहीं चाहिए होगी तो मैं उस दुकान से बाहर आ जाऊंगा। अगर मुझे उसी रंग की चाहिए होगी चीज़ तो फिर मैं उस दुकान से ले लूंगा। लेकिन अगर एक दुकान में वैरायटी ही सिर्फ ये हो, हाँ, फॉर एग्जाम्पल लार्ज साइज बस की, सिर्फ और सिर्फ लाल शर्ट्स मिलती हैं वहाँ पर, लार्ज साइज में, इस साइज की मिलती हैं। हाँ, तो फिर वो दुकान जो है वो मेरे काम की नहीं होगी, क्योंकि अगर मुझे सिर्फ आपके काम की, अगर हम वैसे भी एनालाइज करें। हाँ, बहुत सारे लोगों को अगर जिनको वो लाल शर्ट चाहिए होगी उनके काम की होगी, जिनको नहीं चाहिए होगी उनके काम की नहीं होगी। जिनको नहीं चाहिए होगी उनके काम की नहीं होगी। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे इसकी बिल्कुल मिसाल वैसी ही है कि जिंदगी में हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। हाँ। हम एक रास्ता नहीं पसंद आता, हम दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें ये काम नहीं करना, हम इस तरह से कर लेंगे। हाँ। बच्चों के हवाले से एक बड़ा जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट बना नाजरीन, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब जाके उसको देखें। एक बड़ी मशहूर चॉकलेट है, और ये एडवर्टाइजमेंट हमारा पाकिस्तान का नहीं है, लेकिन देखने में इतना इंस्पायरिंग है। बहुत सारे लोग एक दुकान में एंटर करते हैं, वहां पर एक ही तरह की टी शर्ट्स लटकी हुई होती हैं, एक ही साइज की, एक ही कलर की, ब्लैक कलर की, और वो जाते हैं लोग और हैरान होते हैं। और वहां पर बच्चे जो हैं, वो बच्चे जो हैं बेसिकली सेल्स गर्ल्स और सेल्स बॉयज उस दिन बने हुए हैं। ठीक है। ये बेसिकली स्कूल का प्रोजेक्ट था, और स्कूल के प्रोजेक्ट में मुआवनत की थी उस दुकान वालों ने, जो भी उनका ब्रांड था। और वो बताना ये चाह रहे थे लोगों को कि जब लोग आ रहे हैं और वो कह रहे हैं मैंने तो यहाँ पर ऑल्टर के लिए एक शर्ट दी हुई थी, वो कहाँ गई? बच्चे कहते हैं बस यही है जो है, यही लेना है तो लो, नहीं लेना तो ना लो, वरना आगे बढ़ जाओ। वो एक बच्चा छोटा सा आया, मैम दिस इज ऑल व्हाट वी हैव। सही है। इसी तरह और लोग आए, उन्होंने कहा मैं तो जीन्स ढूंढ रहा हूँ, तो यहाँ पे कहाँ गए बाकी कपड़े? वो लड़का कहता है सर यही है, दिस इज ऑल व्हाट वी हैव। तो वो ऑप्शन ही नहीं था उस दुकान में बायर्स के लिए कुछ और खरीदने का। तो बच्चे बेसिकली ये बताना चाह रहे थे, उस दुकान वालों ने बच्चों को क्यों अपने साथ मिलाया, वो ये बताना चाह रहे थे कि हमें जिंदगी में ऑप्शन नहीं देते हमारे पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स कह देते हैं कि भाई तुमने ये बनना है, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं बन सका तो अब तुमने डॉक्टर बनना जरूरी है तुम्हारा। तो वो उधर बच्चों ने फिर बात की कैमरे से कि मैं तो क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, और मैं पता नहीं सचिन बनना चाहता हूँ, और फलाना निमगाना, और वो कहें कि तो क्यों नहीं बन सकते? उसने कहा माय डैड डजंट वांट मी टू बी अ क्रिकेटर। तो पेरेंट्स के हवाले से ये बड़ा जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट था, और एडवर्टाइजमेंट्स में होने चाहिए मैसेजेस। ये मेरा आज का पैगाम था आप सबके लिए। ये जो चॉइसेस वाली बात है ना, ये मतलब ऑप्शन ज्यादा होने चाहिए। ये थोड़ी ऑप्शन के सिर्फ पप्पो की बेटी आप जो है वो एक ही तरफ जाकर जो है बस यही है बेटा, तो और है ना, वैसे दूसरा ऑप्शन भी है, क्या? खाला की बेटी। हाँ, तो ये ऑप्शंस इंसान की जिंदगी में अपने तौर पर खुद चुनने के लिए उसे खुला छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। ये उसका बुनियादी मकसद है। अच्छा, अब ये चूंकि आपने बात शर्ट से शुरू की थी, तो बहुत सारे जो बड़े बड़े जो लोग हैं दुनिया के, उनका वतीरा ये है कि उन्होंने अपने जो कपड़े हैं, बिल्कुल चॉइसेस को अपनी जिंदगी से मिन्हा कर दिया। बिल्कुल सादगी। वो एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं। मिसाल के तौर पे मार्क जकरबर्ग जो है, बिल्कुल बिल्कुल व्हाइट टी शर्ट ज्यादातर उसको मैंने देखा है, ग्रे टी शर्ट पहन के वो फिरता रहता है। अब उसने, क्योंकि ये एक चॉइस फटीग भी होती है, तो बहुत सारी ऐसी चॉइसेस हैं जो आपका टाइम यूज करती हैं, आपको स्ट्रेस देती हैं। अब सुबह को खवातीन का एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि आज मैं क्या पहनूं, सुबह को, रात को, दिन को, हर वक्त तो भरी हुई अलमारी में नाजरीन, क्या पहनूं, कपड़े ही नहीं है पहनने को। अब ये जो चॉइस है, इस चॉइस की वजह से उनकी जिंदगी में फटीग भी आती है, स्ट्रेस भी आता है, और इसको निकालने के लिए फिर बहुत सारे लोगों ने ये किया कि जी हम एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि असल में तो आपकी पर्सनालिटी की इंपॉर्टेंस है। इस बात की इंपॉर्टेंस नहीं है कि आपने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, वो कितने महंगे कपड़े हैं आपके पास, कितना बड़ा ब्रांडेड जो है वो सामान मौजूद है, लेकिन आपकी जो असल चीज़ है वो आपके दिमाग से जाहिर होती है कि ये कितना काम का इंसान है। बिल्कुल। तो बहरहाल ये चॉइसेस वाली बात बिल्कुल आपकी ठीक है। अब हमारे पास चॉइस ये है कि हम मौसम की तरफ चले जाएं और बता दें लोगों को, तो चॉइस यही है, मौसम की तरफ ही जाना है। ठीक है, मौसम की तरफ ही जाना है हमने। और मौसम की सूरत हाल में ये है कि आज तो बारिशों का इम्कान है। बिल्कुल, इस्लामाबाद में तो हो ही रही है। हाँ, इस्लामाबाद में तो बिल्कुल हो रही है, लेकिन भी बारिश है। कराची में तो कल रात से हो रही है। कराची वालों के लिए आज शायद जो है वो थंडर स्टॉर्म की भी पेशगोई की गई है। तो बहुत ज़्यादा हालात कराची के जो है वो ज़रा अजीब से हो जाते हैं, कराची वाले परेशान हो जाते हैं बारिश से। बहरहाल आपको मौसम की सूरत हाल से आगाह करते हैं और बताते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है मौसम की। जी, इस्लामाबाद में है जी 9 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक। बारिश आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर बादल बने हुए हैं जो कि बरस रहे हैं। उसके बाद है जी लाहौर में 12 डिग्री
12 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कराची में कम से कम 14, ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद है जी पेशावर में कम से कम 6, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होगा 12 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्वेटा में यहाँ पर सब हर जगह पर आपको बारिश नज़र आ रही है, शावर्स नज़र आ रहे हैं। सिर्फ क्वेटा वो शहर है जहाँ पर आपको बादल ही नज़र आएंगे, बारिश का वहाँ पर आज इम्कान नहीं है। -1 टेम्परेचर होगा कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 9 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। यह है जी मौसम की सूरत हाल। बिल्कुल सही ठीक है जी। बारिश में आप जो है वो पकौड़े वकौड़े बना लें, कुछ खा लें, कुछ मंगवा लें, कुछ कर लें, कुछ ज़िंदगी में एक ये भी चॉइस होनी चाहिए। हाँ, ज़रूरी थोड़ी है हर दफ़ा हर मौसम में पकौड़े ही बनाएं आप। बारिश मतलब बाहर खिड़की खोल के बस बाहर देख लें, मतलब पत्तों को गीला होते हुए देख लें। नहीं मतलब खाना ज़रूरी है, हमारी लोगों का बस खाने पे ईमान है। पाकिस्तान के लोगों की एक बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट है खाना। और एक अहम एंटरटेनमेंट है। हाँ, तो जब खाने को एंटरटेनमेंट से जरा माइनस करेंगे तो दूसरे एंटरटेनमेंट्स की तरफ भी जाएंगे। जरा वॉक पे निकलेंगे बाहर फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, छतरी लेके निकल जाएं। कोई ऐसी बात नहीं है, सारी दुनिया बाहर बारिश में बर्फबारी में पैदल चलते हैं, हमें तो आदत है ना। चलेंगे कीचड़ में, वहाँ तो रेंटा कश्ती करनी पड़ती है। सड़कें नहीं बनी हुई क्या? सड़कें जैसी बनी हुई है वो आपने भी देखी है। फिर उसके बाद जो बारिश की सूरत हाल के बाद जो सड़कों का हाल होता है वो भी सब ने देखा है। तो अब देखते हैं हम अपने रिपोर्टर को भी, भाई हमारे किसी रिपोर्टर से रब्ता कीजिए कराची में और उनसे हम बात करते हैं कि भाई क्या सूरत हाल है। ठीक है जी, जैसे ही बता दीजिएगा। जब तक हम स्टोरीज पर आ जाते हैं कि हमारे पास आज क्या क्या मामला है, दुनिया में क्या क्या हो रहा है। दुनिया में मैं आपको बताती हूँ क्या क्या हो रहा है। फिलहाल तो एमा वॉटसन के साथ बहुत कुछ हो रहा है। एमा वॉटसन जो वॉटसन साहब की बेटी जो है, हाँ बिल्कुल, हाँ वॉटसन साहब की बेटी जो है क्या किया उनको बेसिकली इजरायली हुकाम सोशल मीडिया पर फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती से मुताल्लिक पोस्ट करने पर यहूद दुश्मन करार दे रहे हैं। और अदाकारा ने 3 जनवरी को इंस्टाग्राम पर फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती करते हुए एक तस्वीर पोस्ट की थी बेसिकली, और उसके साथ बरतानवी निजाद ऑस्ट्रेलवी मुसलमान लिखारी सारा अहमद की यकजहती से मुताल्लिक नज़म भी लिखी थी। तो अदाकारा की यकजहती से मुताल्लिक ये जो पोस्ट शेयर की गई और नज़म ये वायरल हो गई और लोगों को बड़ी पसंद आई, उनके मद्दाहों को तो बड़ी पसंद आई, लेकिन इसराइली जो मीडिया है उसको ज़रा तबीयत पे ग्रां गुजरा ये सारा मामला। तो इस पर उन्होंने खबरें शाया की, जबकि दुनिया भर में फ़लस्तीनियों की हिमायत करने वाले लोगों ने एमा वॉटसन की तारीफ़ें की, उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे। जहां इस पोस्ट से एमा वॉटसन को दुनिया भर में तवज्जो हासिल हुई, वहीं इजरायली सियासतदान और यहूदी लोग जो हैं उन्होंने बड़े वो नाराज़ हुए इस चीज़ पर, और उन्होंने बड़ी इजहार नाराज़गी किया एमा वॉटसन के हवाले से, और फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती पर उन्हें तनकीद का शदीद निशाना बनाया और बनाते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में इजरायली सफ़ीर जो हैं जलाद एर्दन, उन्होंने यहूद दुश्मन करार दे दिया है। ये देखो ये क्या अजीब सी बात है। मतलब फ्रीडम ऑफ, आप जुल्म करते रहें, दुनिया भर में ये बात सबको मालूम है कि क्या हो रहा है, इजरायली फ़लस्तीन में क्या कर रहे हैं और किस तरीके से जुल्म बर्बरियत। न्यू ईयर का आगाज़ भी हमने बताया था, वहाँ पर बमबारी करके किया गया, और सारी दुनिया को ये बात पता है। और अगर कोई इस बात पर ज़रा सी आवाज़ उठाता है और कहता है कि जी ये गलत हो रहा है वहाँ पर, तो आप कहते हैं वो यहूद दुश्मन है। ये कौन सी लॉजिक है भाई? देखिए, there is nothing called freedom of expression and speech in this world. आप विलन हो गए बस। वेस्ट में तो ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल। आप ये बात मेरी लिख के ले लें कि there is nothing of this sort। मतलब अगर वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा जब आप मेरी मर्जी की बात करेंगे, तो नहीं है ना। जब आप मेरे तो भाई नहीं करनी मैंने आपकी मर्जी की बात, मेरा अपना कोई मौक़िफ़ है, मेरा अपना कोई व्यू है, लेकिन वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन नहीं है। बस आप विलन हैं, आप बुरे हैं क्योंकि आपने हमारे खिलाफ बात कर दी है, और अब बस यही है, बिल्कुल यही है। अब इस एक और जो है वो इसी तरह का मामला है, इस पर भी लोग बड़े एतराज़ कर रहे हैं। मैं क्या मतलब लोगों को कहूँ। दूसरा जो मामला है वो मामला, अगर हम अफगानिस्तान की तरफ चलें, वो क्या? अफगानिस्तान का सूबा है हेरात। वहाँ के शॉपिंग मॉल्स में कपड़े डिस्प्ले करने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं पुतले, मैनिक्विन्स बिल्कुल आप कहते हैं। अच्छा, अब उन मैनिक्विन्स को तालिबान की हुकूमत ने कहा कि भाई ये गैर इस्लामी है, और क्योंकि उनके सर जो है वो बने हुए होते हैं और उनके सर जो है वो काटने का, सर अकेले तो नहीं बने होते, पूरा जिस्म बना होता है। क्योंकि सर होता है, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जो इस्लामिक जो डिस्कोर्स है उसके अंदर इस बात पर बहुत बड़ी एक डिस्कशन है, बहुत बड़ी डिबेट है कि जी तस्वीर होनी चाहिए, मुजस्मा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरव्यू तो उनके स्पोक्स पर्सन बड़े देते हैं, इंटरव्यू ठक दे रहे हैं इंटरव्यू। एक रिलैक्स करें ना, अभी आप भी उनके ऊपर एतराज़ कर रही हैं। नहीं, मैं इस पे नहीं एतराज़ इंटरव्यू में कोई मसला नहीं, तो एतराज़ कर सकती हूँ ना भाई, एतराज़ कर सकती हूँ। मतलब आई हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच, वी जस्ट स्पोक अबाउट इट। अभी रुक तो जाए ना, वो तो मैं बात जो कर रहा हूँ वो तो करने देना। तो उन्होंने बेसिकली, उनकी एक वजारत है बराए फ़रोग़ नेकी और तदारुक बुराई,
उसकी तरफ से जारी किया गया ये फरमान है कि जी वो जो मैनिक्विन्स हैं उनके सर जो है वो काट दिए जाए, ये पुतले जो है वो मुजस्मों की तरह हैं, जो कि इस्लाम में मुजस्मों की जो है वो मानत है। अच्छा, ये बात जो है वो उन्होंने इम्प्लीमेंट की, और इम्प्लीमेंट करने के बाद उन्होंने ये कहा कि जी बाज़ारों में इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारे रिलीजियस स्कॉलर्स, जो मेन स्ट्रीम रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, वो भी इस व्यू के हामिल हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में भी बहुत सारे कंपनीज जो हैं वो ऐसी एडवर्टाइजिंग करती हैं कि जिसके अंदर सर नहीं दिखाते, वो जो सिर्फ है बॉडी है, क्योंकि अच्छा कपड़ा जो है वो बॉडी के लिए बनाया गया है, तो ऐसा जो सर की ज़रूरत भी नहीं है टेक्निकली, लेकिन ये कि वो जो मैनिक्विन होता है वो बना हुआ होता है तो उसके साथ सर होता है। अब उन्होंने ये भी कहा है कि खिलाफ, मतलब वो कपड़ा इंसान ने पहना है, तो सर ने साथ होना है डिस्प्ले के लिए, मैं बता रहा हूं डिस्प्ले के लिए ना, डिस्प्ले के लिए। मुझे तो इस पे हमने वैसे ये प्रोग्राम में अपने डिस्कशन भी की थी नाज़रीन, अगर आपको याद हो तो सजा दी जाएगी, ये भी उन्होंने कहा है। और हुक्म की तामील करते हुए फिर दुकानदारों ने ये जो पुतले हैं उनके सर कलम किए हैं, और उसकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। जी हम दरअसल, मेरा प्रॉब्लम इससे नहीं है कि उन्होंने पुतलों के सर काट दिए, मेरा प्रॉब्लम ये है कि हम उन इश्यूज़ में पड़ जाते हैं जो सेकेंडरी होते हैं या थर्ड मतलब तीसरी लेयर पे आते हैं। पहले इशू सबसे आपका क्या है, इस्लाम ने कहा तालीम दे दें, आप तालीम तो खोल दें लोगों के लिए, उधर तालीम तो सबको दे दें, उसके बाद फिर हम दूसरी में पुतले के सर भी काट देंगे, मैं बाजू टांगे भी आपके साथ मिलकर काट दूंगी। भी एक डिबेट है कि नहीं हो रही है, हो रही है नहीं। बहुत सारी जो है वो खबरें और बहुत सारे उनके बयानात ऐसे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जी हम तालीम के बिल्कुल मुखालिफ नहीं है और तालीम हो रही है, उसके हवाले से भी प्रोपेगेंडा हो रहा है। लेकिन ये जो बात आपने की ना कि पहले ये वाला इशू देखा जाए, बात बिल्कुल सही, इशूज प्रायोरिटी के हिसाब से करें आप, उसके बाद फिर आप अपना करें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे हम अगर अपनी हुकूमत की बात करें, हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है? तालीम और सेहत। तालीम और सेहत, हाँ, तो उसको प्रायोरिटी पे रखा ना। अरे भाई आप थोड़ी आज जल्दी में है, जज्बात में रिलैक्स तो बस ये है कि हमारे पास मसला क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि पहले ये वाला काम कर लो। भाई बहुत सारे मल्टी फैसेटेड काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। अगर आप कहते हैं कि एक हुकूमत है, वो हुकूमत के अंदर सारे वज़रा होते हैं ना, सारे काम कर रहे होते हैं। ये तो नहीं कहते कि आज पाकिस्तान की इस साल की सारी रिसोर्सेज हम एजुकेशन पे लगा देंगे, सही है, या सारी पाकिस्तान की सारी रिसोर्सेज उनके पास तो प्रॉब्लम्स ही इतनी ज़्यादा हैं कि वो तो पहले अपने माली मसाइल को हल करा लें दुनिया से, वो जरा कर लें। हाँ, तो वही कह रही हूँ ना। अब देखें इधर ये भी जज्बाती हो गए, मुझे बोलने नहीं दे रहे, वो खुद कर लेंगे। मतलब आई शुड स्टॉप एंड वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। तो लेट्स गो टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टोरी। हम कह रहे हैं अफगानिस्तान आप ये करो, नहीं, मैं नहीं कह रही अफगानिस्तान को वो क्या करे, मैं तो ये कह रही हूँ भाई, हाँ दुनिया का है बिल्कुल। मुझे तो इस चीज़ से एतराज़ है कि भाई हम उधर जिस तरह वो होता है ना कि हाथ बांध के, हाथ नीचे बांधे हुए हैं या हाथ ऊपर बांधे हुए हैं, हम भी वही उधर ही हैं। हम अफगानिस्तान से कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है कि हमने भी हाथ नीचे बांधे हैं, हाथ ऊपर बांधे हैं। उधर वो आप कैथोलिक्स को देख ले तो कैथोलिक्स होंगे, प्रोटेस्टेंट्स होंगे और मेथोडिस्ट होंगे, वो आपस में भाई हम सिर्फ मजहब ही को ना बना के बुनियाद उसके इर्द गिर्द खेलते रहते हैं। सियासत भी हमारी उधर ही होती है, मीडिया भी हमारा उधर ही होता है। भाई बाकी भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, भाई इससे निकल के जरा जीना भी सीखें, कोई इंसानियत भी फैलाएं। नहीं देता क्या? नहीं, ह्यूमैनिटी। ये लोग तो मजहब के नाम पे जंगें होती रही हैं, तशद्दुद होते रहे हैं। मतलब आप, मेरा तो वो वाला मानना है, तो मजहब है ना, वही कह रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि दुनिया में मजहब के अलावा भी बहुत सारी चीजें। मजहब आप एक पर्सनल चॉइस होती है, वो आपकी है, मेरी है, वो हम सब की है। ये भी डिबेट है, ये भी डिबेट है, लेकिन पर्सनल चॉइस नहीं है, सोसाइटी के ऊपर इंप्लीमेंट करने वाले कवानीन भी सिखाता है। बहरहाल हम एक और खबर पर आते हैं। हाँ, लेकिन बहुत सारे कवानीन आपके मुतसादिम हो जाते हैं। हमारा इस्लामिक लॉ है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो शरिया पे बेस्ड करता है। शरिया आपको इस मुल्क में कहाँ नजर आती है? तो दैट इज ऑल्सो अ डिबेट, इसलिए आप हम इस बात से आगे निकलेंगे। उन्होंने सर काटे या नहीं काटे, मेरा मुद्दा ये नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि प्रॉब्लम जो है वो वहाँ पर कुछ और है, वहाँ पे सरों का प्रॉब्लम उनका है नहीं, ना सोसाइटी का है ना तालिबान का है। तो सारे प्रॉब्लम सर से जन्म लेते हैं, वैसे सर के अंदर क्या है उससे जन्म लेते हैं एक्चुअली। अगली वीडियो दिखाएं जी। हाँ जी, क्या है कुवैत की वीडियो बिल्कुल ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। और कुवैत में खातून ने लड़की ने शेर को गोद में उठाया हुआ, ये भी आप देखें, शेर को गोद में उठा के, और वो बड़े मजे से चहलकदमी कर रही, चल रही है। आप कर लेंगी? मैं क्यों कर लूंगी? नहीं, मतलब आपको अगर ऐसा हो, आपके पास कोई पालतू शेर पालतू जानवर है नहीं, देख ले उसने जिस तरह उठाया हुआ है, वो तो लग रहा है ऐसा पालतू है उसका। हो सकता है उन्होंने पाला हो, मैं कभी पालूंगी नहीं। वो एक तरह से नेचुरल हैबिटेट है उसका, उसकी एक और आज़ादी है। वो जंगल का शेर वाला जो है ना, वो सिलसिला, तो वो जंगल का शेर है, तो उसको हम घरों में पाल के फील कर रहा होगा ये शेर जब इसको इस तरह ही उठा के लेके जा रही होगी, वो कह रही है मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि सोशल मीडिया पर ये बड़ी वायरल हुई हुई है। और कुवैत की बेसिकली ये वीडियो है, दारुल हुकूमत सिटी जो है वहाँ पर कुवैत सिटी, उसमें शेर के घूमने की इतलात सामने आई थी, जिसके बाद इलाके
इलाके में बहुत खौफ व हरास फैल गया और फिर कई अफराद ने पालतू शेर के इलाके में घूमने की वीडियोस जो हैं वो भी बनाई और इस दौरान लड़की की जो शेर को गोद में उठाने की ये वीडियो है लेकर वो चल रही हैं, इसको शेर को कहीं, उसकी भी वीडियो ये वायरल हो गई। तो लोग बड़ा पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग इस पे जो है वो कमेंट्स भी आ रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि भाई हो क्या रहा था। और वायरल वीडियो जो है उसमें शेर की धाड़ भी सुनी जा सकती है। वैसे हम बोल रहे हैं, आपको वो आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन ये है कि उसमें धाड़ें भी उसकी सुनी जा सकती हैं। अच्छा खासा ये धाड़ने वाला। अच्छा, एक तो ये औरत है जिसने जो है वो शेर को गोद में उठाकर वीडियो बना ली। एक और खबर है जी, वो है मोरितानिया की, जो वहाँ पर एयरपोर्ट के अमले ने तैयारे का जो टॉयलेट होता है उसका जो वेस्ट बिन होता है वहाँ पर उन्हें एक नौज़ायदा बच्चा मिला। और एयर मॉरिशस का ये तैयारा ये 1 जनवरी को मेडागास्कर से जा रहा था सर स्विसोगर रेंगुलम एयरपोर्ट। ये उस एयरपोर्ट का नाम है, ये आप याद कर लीजिए, ये मैं कल पूछूंगा आपसे। उस एयरपोर्ट पर ये मोरितानिया पहुंचा था। एयरपोर्ट के अफसरान को ये बच्चा मिला और ये बच्चा उस वक्त उनको मिला जब वो एक जो कस्टम सर्च हो रही होती है वो कर रहे थे। उन्होंने बच्चे को फ़ौरन एक सरकारी अस्पताल पहुंचाया ताकि फिर उसका तिब्बी मुआयना किया जा सके। और मेडागास्कर से ताल्लुक़ रखने वाली 20 साल की खातून है, उसके हवाले से खदशा जाहिर किया जा रहा था कि उन्होंने इस बच्चे को यहाँ पर छोड़ा था और पुलिस की जानिब से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और शुबा ये जाहिर किया जा रहा है कि वो उस बच्चे की माँ है। अब आगाज़ में जब वो खातून को गिरफ्तार किया गया तो उसने तो तरदीद की कि भाई ये तो मेरा बच्चा नहीं है। बाद में फिर उसका तिब्बी मुआयना किया गया तो इस बात की तस्दीक हुई कि उसने कुछ ही देर पहले उस बच्चे को जन्म दिया था और उन्हें अस्पताल में पुलिस की निगरानी में अब रखा गया है और उनके बच्चे की और उनकी सेहत इस वक्त ठीक है। लेकिन जो मलागासी जो खातून है उनको अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद तफ्तीश के लिए बुलाया जाएगा और उन पर बच्चे को बेसरो सामानी के आलम में छोड़ने के इल्ज़ाम में कार्रवाई की जा सकती है। ये देखें, इस तरह के लोग जो हैं दुनिया में बसते हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे होते हैं। मतलब क्या हम कैसे, बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये कैसे कोई खातून अपने मतलब जान का टुकड़ा जिसको कहते हैं ना औलाद, तो ये तो वो जो है वो आप इस तरीके से छोड़ देते हैं। तो बहरहाल ये तो खैर खबरें हो गई और ख़बरों के बाद हमने जो बात की थी कि हम कराची की तरफ जाएंगे और कराची से हमारे जो रिपोर्टर हैं उनसे बात करेंगे कि भाई क्या मामला है कराची में बारिशों का। अस्सलाम वालेकुम गयासुद्दीन साहब। वालेकुम अवैस, कैसे हैं? खैरियत से हैं? शिफा? बिल्कुल, हम तो खैरियत से हैं। इस वक्त तो कराची और इस्लामाबाद बराबर हुए हैं, यहाँ पर भी बारिश हो रही है, वहाँ भी बारिश है। क्या मामला है, बारिश की क्या सूरत हाल है कराची में? सब कुछ जल थल हो गया अवैस। मामला वही हमेशा की तरह जिस तरह हम रिपोर्ट करते आए हैं पहले भी, सूरत हाल तब्दील नहीं हो पा रही है, तब्दीली आके नहीं दे रही है। वजह उसकी यही है कि बर वक्त नालों की सफाई, चौकिंग का अमल दुरुस्त नहीं किया जाता। ज़िम्मेदार इदारे जो हैं वो अपना काम खुशअस्लूबी से अंजाम नहीं देते, बर वक्त नहीं करते, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं इस वक्त ज़िला कोरंगी में मौजूद हूँ और शाह फैसल कॉलोनी की एक मरकज़ी सड़क पर मौजूद हूँ जो कि कॉलोनी गेट और शाह फैसल को मिलाने वाला ब्रिज है। उसके नीचे की सूरत हाल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पानी भरा हुआ है, ज़बरदस्त तरीके से भरा हुआ है पानी। और ये आप देख सकते हैं सूरत हाल, ये गाड़ियाँ इस पानी में से जा रही हैं और मोटरसाइकिल सवार जो हैं उनकी मोटरसाइकिलें ख़राब हो रही हैं। जो प्राइवेट गाड़ी मालिकान हैं उनकी गाड़ियाँ यहाँ ख़राब हो रही हैं। पानी भरा हुआ है, मुसाफिरों को मुश्किलात है, आने जाने वालों को मुश्किलात है और इसको अभी तक ठीक नहीं किया गया। हालांकि रात ये भी बताइएगा तब्दीली वहाँ आई नहीं है ना एक्चुअली। वैसे जो बारिश की पेशगोई है वो कब तक की है? अवैस 7 तारीख तक, 7 जनवरी तक बारिश की पेशगोई की गई है। और रात जब बारिश हो रही थी तो इसी के बुनियाद पर फैसला करते हुए जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, छोटे बच्चों के जो स्कूल्स हैं उन्हें बंद कर दिया गया था। स्कूल्स भी आज बंद हैं। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि शहर में बेहतरी की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी तैनात हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा उन्हें हटाया भी, फिर वापस बरकरार भी कर दिया क्योंकि वो माफ़ी मांग चुके थे, लेकिन परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो पा रही। शहरी अभी भी परेशान है, हालात बदल नहीं रहे, सूरत हाल तब्दील नहीं हो रही। वही पुरानी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है कि जगह जगह सड़कें तालाब बनी हुई हैं, बारिश का पानी खड़ा हुआ है, उनकी निकासी का बंदोबस्त नहीं हो रहा, नाले भरे हुए हैं और नाले चौक होने के बाद उबल रहे हैं। अब दोबारा बारिश एक्सपेक्ट की जा रही है, 7 तारीख तक बारिश मुसलसल होनी है। महकमा मौसमियात ने कहा। ये तो सारी बातें हम हमेशा करते रहते हैं। ये बताएं, आपने बारिश में कोई पकौड़े वकौड़े खाए? कोई आपका कोई इस तरह का कोई माहौल है कि आप कहीं जो है वो लोगों को नज़र आए, लोगों को देखें कि वो फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कर रहे हो? कोई ऐसी कोई चीज़ नज़र आ रही है? कोई इंजॉयमेंट है, कोई खुशी है कराची वालों की ज़िंदगी में? अवैस भाई, पकोड़े तो जब बनेंगे ना जब शहरी इन मसाइल से बाहर निकलेंगे। ये खुशी की खबर है। तो खुशी जब आती है जब हालात अच्छे होते हैं, बारिश बरसती है तो खुशी आती है। तो मैं इसलिए पूछ रहा था रियाज साहब कि वो पकोड़े बनने के लिए गैस ज़रूरी होती है, तो गैस वैसे आ रही है? यस, यही मैं आपको बताना चाह रहा था
कि पकोड़े बनेंगे जब चूल्हे गर्म होंगे, कढ़ाई गर्म होगी, और उसके लिए गैस ज़रूरी है। तो गैस हमारे पास नहीं है, कराची में गैस नहीं आ रही है बहुत सारे इलाकों में, लेकिन लोग उसके मुतबादिल के तौर पे LPG सिलेंडर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पकोड़े जब ही बनेंगे जब उनके मसाइल हल होंगे, लोगों की मुश्किलात कम होंगी। तो पकोड़े तो अच्छे मूड में खाए जाते हैं, बुरे मूड में तो कोई भी नहीं खाता, तो जाहिर सी बात है लोग परेशान हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे गयासुद्दीन नाजरीन कराची से हमारे साथ थे। और गयास, अभी कराची में तब्दीली कहाँ आई है? कराची तो तब्दीली के लिहाज से ज़रा थोड़ा सा पीछे है, अभी जब आएगी तो फिर हम आपसे ये तब्दीली पे बात करेंगे कराची के। हम नाजरीन लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, और वक्फे के बाद जब हाजिर होंगे आपकी खिदमत में तो आपको मिलवाएंगे एक ऐसी पावरफुल इंस्पिरेशनल खातून से कि आप भी आशश कर उठेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। कदीम घुड़सवार खेल जो नेज़ाबाजी का है, या उसको टेंट पैगिंग भी कहा जाता है, उससे कौन वाकिफ़ नहीं है। निशानेबाजी, तीरजनी, तलवारबाजी की मानंद ये खेल जंगजुओं का महारत वाला खेल है, जिसमें घुड़सवार सरपट घोड़ा दौड़ाता हुआ मैदान में नस्ब मीख को एक नेज़े या तलवार या भाले से उठाता है, बेसिकली उसको उखाड़ देता है। और नेज़ाबाजी को दिलेरी और बहादुरी का खेल कहा जाता है, क्योंकि इसमें खिलाड़ी को तेज़ रफ्तारी के साथ साथ अपना बैलेंस भी संभालना होता है घोड़े के साथ साथ, और ना सिर्फ ये अपना तवाज़न बरकरार रखे बल्कि अपनी नज़र एक ऐसे छोटे से हदफ पर मरकूज करके उसे नेज़े की मदद से उखाड़ना होता है। अब इस खेल को ज़्यादातर मर्द ही खेलते हैं, जितने भी आप वीडियोस देखें, जब भी आप देखते हैं मर्द खेल रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ मर्द ही ये गेम नहीं खेलते, ख़वातीन भी ये काम करती हैं। और आज हम एक ऐसी ही खातून से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, उरूज कियानी इनका नाम है, जो कि नौजवान शेरों के इस खेल को खेलती हैं। पाकिस्तान की पहली ख़वातीन टेंट पैगिंग टीम की साबिक कप्तान है उरूज कियानी, और उनके वालिद मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी साहब, ये दोनों आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये जो आपने कमाल किया है, इस कमाल पर आते हैं कि ये आपने कमाल, वैसे एक सेकंड, हमें आई थी आपकी तस्वीर घोड़े पे बैठी जो हुई, जबरदस्त ना ये टैका नजर आ रहा था ना, तो मुझे किसी ने कहा ये पाकिस्तान की पहली लीडिंग साबिक कप्तान है इस गेम की। तो मैंने उस तस्वीर को जूम इन किया, जूम आउट, बड़ी मैंने कोशिश की कि मुझे ये पता चले कि ये फोटोशॉप्ड है लेकिन नहीं, असल में नाजरीन मतलब हमें यकीन नहीं आ रहा था कि ये इस गेम में एक खातून ऐसे पोजीशन पे है और इतनी महारत। कैसे? हॉर्स राइडिंग का बचपन से शौक था। वालिद आर्मी में थे तो PBG के अंदर थोड़ी सी ट्रेनिंग ली। उससे फिर कुछ अर्सा पहले मैं अपने बेटे को लेके जा रही थी राइडिंग के लिए, जिस पे फिर दोबारा राइडिंग का सिलसिला शुरू हुआ। वो आपको फिर शौक चढ़ा के और ये कर रहा है, हाँ बिल्कुल, और प्रोग्रेस हुआ, और आई थिंक अच्छे लोग, फैसिलिटीज़ और उस्ताद मिलते गए, जिसकी वजह से ये शौक ज़्यादा डेवलप हुआ। लेकिन मैं राइडिंग की दूसरी फील्ड्स में थी, मैं इंड्योरेंस और हॉर्स जंपिंग की तरफ जा रही थी। अच्छा। पर ये मेरे वालिद की रिकमेंडेशन थी, क्योंकि हमारे इलाकों में नेज़ाबाजी काफ़ी मशहूर होती है और ये मेले काफ़ी माने जाते हैं। हाँ। तो इनकी एक रिक्वेस्ट थी कि ये अक्सर अपने इलाके में सोशल इश्यूज़ जैसे ड्रग यूज़ हो गया या अनएम्प्लॉयमेंट होगी, उनको स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स के थ्रू डील करते हैं। अच्छा। ताकि बच्चे जो हैं, नौजवान जो हैं, वो बिजी हो जाए, पॉजिटिव एनर्जी। तो उनको बड़े अरसे तक था कि जी लड़कों की सारी चीज़ें लड़कों के लिए हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम अगर नेज़ाबाजी ट्राई करो तो शायद हम ये लड़कियों को, क्योंकि दे फेमिलियर, गाँव में देखते हैं मेले वगैरह, तो उन्होंने कहा दे फेमिलियर, तो शायद तुम्हारे पीछे शौक पूरा हो जाए। तो दैट वाज हिज सजेशन। एंड उधर से फिर मैं रेंजर्स के मैं पहुंची। मुझे पता चला रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में आपकी ट्रेनिंग होती है, आपका इक्वेस्टेरियन फेडरेशन पाकिस्तान EFP के नाम से। अच्छा। तो वहाँ ट्रेनिंग की और फिर बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। आई थिंक फिर हम आपसे ये पूछेंगे कि फिर पाकिस्तानी टीम की तरफ आप कैसे आए, लेकिन पहले द मैन बिहाइंड द आइडिया। बिल्कुल सर, ये जो आपने एक बीज बोया, ये पौधा लगाया आपने, ये आपके जहन में कैसे आया? और लड़की के लिए। हाँ, और इनको घुड़सवारी की तरफ राग़िब करने में आपका कितना हाथ था? जी, उसमें आई थिंक शुरू से मुझे जब ये ट्रेनिंग ले रही थी और A लेवल में इसने घुड़सवारी की, तो मुझे इनके ट्रेनर्स ने बताया कि ये नेचुरल राइडर है और ये इसको राइडिंग को एज अ प्रोफेशन से आगे लेना चाहिए।
तो वो खैर उसके बाद ये पढ़ने चली गई और ग्रेजुएशन वगैरह करके बाहर से आई, शादी वादी हो गई, तो काफ़ी बीच में से गैप रहा। मैं खुद भी राइडर था लेकिन मैंने कैप्टन और मेजर लेवल तक की वहाँ, उसमें मैंने राइडिंग भी की और फिर उसके बाद पोलो में भी मैंने लिया, लेकिन उसके बाद क्योंकि स्पेशलाइजेशन की तरफ आ गया फिर उसके बाद वो मेरा अपना प्रोफेशन शुरू हो गया तो मैंने छोड़ दी। तो मेरा अभी भी शौक़ है घुड़सवारी का, लेकिन मैंने अपने जब आर्मी से रिटायर होते हैं तो आर्मी आपको एक नॉमिनल रेट पे घोड़े देती है, आपको पे करना पड़ता है, और अच्छा। माना डिपो से वो मैंने ले लिए अपने घोड़े और वहाँ पे अपने फार्म हाउस पे जेलम में कर लिया। वहाँ पे हमारे यहाँ ये गेम बहुत ज़्यादा चली जाती है और एक क्लब है जिसका मैं सरपरस्त हूँ और मेरे घोड़े हैं उसमें। तो वहाँ पे मर्दों का ये खेल था और हमने वहाँ पे कोशिश ये की, जैसे बेटी बता रही थी कि ज़्यादातर बच्चे ड्रग्स जो बिल्कुल जॉबलेस होते हैं इन चीज़ों में पड़ जाते हैं, तो उनको एंगेज करना था किसी ना किसी स्पोर्ट्स में, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और नेज़ाबाजी हमारी तरफ बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा क्लब्स हैं। तो देन आई थॉट कि जी के अरूज क्योंकि जंपिंग कारी थी और इसका बड़ा अच्छा हॉर्स राइडिंग इसकी बहुत अच्छी थी, कंट्रोल बहुत अच्छा था, तो मैंने कहा बेटे ये नेज़ाबाजी यू विल बी द फर्स्ट लेडी। लेकिन वो जो इलाका है, क्योंकि आपने कहा कि नेज़ाबाजी वहाँ पर एक पुराना खेल समझा जाता है, लेकिन पुराना है तो फिर मर्दों मतलब मेल डोमिनेटेड भी होगा, तो उसमें वहाँ पे कोई जो था लड़कियों के लिए या औरतों के लिए अरेंजमेंट नहीं होता था। तो फिर हमने ये शुरू किया सिलसिला और वहाँ की औरतों को भी इनवाइट किया, बहुत सारी बच्चियां तो फिर उस एनवायरनमेंट में इनका उभरना एज द फर्स्ट वुमन, तो आपको लोग क्या रिस्पांस देते थे? क्योंकि साहिबजादी तो आपकी फख्र से वो कहते थे कि ये जो कि मर्दों का था और ये शेवा था, और ये जब सर्विसेज में जाते थे, आर्मी में जाते थे, अब बिफोर पार्टीशन और बाद में सारे घुड़सवारी जो रसाले वाले ज़्यादा होते थे, अहमद कोर वाले ज़्यादा होते थे, यह घुड़सवारी होती थी, वो मर्दों का था। और ये हमने तो नहीं पूरा किया, तो बच्ची ने पूरा कर दिया नेज़ाबाजी जो हमारे गांव में। रिक्लेम योर स्पेस का कॉन्सेप्ट आजकल चल रहा है, ये आपने रिक्लेम योर हॉर्स कर लिया है। बिल्कुल। पाकिस्तानी टीम की तरफ फिर जो आपका आना हुआ वो किस तरह? वो बेसिकली रेंजर्स पे फिर मेरी EFP के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी से मुलाकात हुई। वहाँ पे मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि मैंने फिर उन्हें कहा कि सर अगर 2-4 और लड़कियाँ हों, तो वहाँ से एक आइडिया निकला, क्योंकि जो प्रेसिडेंट हिमसेल्फ ही वाज एट वन टाइम लीडिंग द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन फैसलाबाद, उनकी अपनी बेटियाँ थी, सो ही वाज वेरी इनकरेजिंग, ही वाज लाइक दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, लेट्स वर्क ऑन इट। ये आइडिया आगे प्रपोज करते हैं, वो आइडिया विद इन अ ईयर एक्सेप्ट हो गया and we got a handful of girls and we went for training to South Africa. We were very fortunate उस लिहाज से। तो साउथ अफ्रीका में इंटरनेशनल टेन पेगिंग के जो ट्रेनिंग, पोस्चर, रूल्स, जजेस से मुलाकात हुई, वर्ल्ड चैम्पियन से मुलाकात हुई, उनके साथ हफ्ता 10 दिन पूरा लगाया। वो काफ़ी इंसाइटफुल था, इट वाज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लर्न, और ये भी था कि कुछ वापस लेके आएँ ताकि अगर ट्रेनिंग दें आगे बच्चियों को तो वो एक इंटरनेशनल लेवल पे हो, बिकॉज ये जो टीम सेट की गई है इट्स नॉट सो मच फॉर द नेशनल लेवल बट टू स्टार्ट रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इंटरनेशनली। बिल्कुल, क्योंकि ये टेन पेगिंग इज़ अ वेरी इंटरनेशनल गेम, ये न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में इसके प्रॉपर वर्ल्ड कप्स, टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं। तो इसके सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है इस गेम के हवाले से? मतलब घोड़ा कंट्रोल करना या निशाना रखना या क्या? देखिए यूजुअली जो पाकिस्तान में जो देसी नेज़ाबाजी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंटरनेशनल। जो देसी नेज़ाबाजी होती है उसमें घोड़े हॉट ब्लडेड होते हैं, हमारे देसी घोड़े होते हैं, नुक्ते उन्हें कहते हैं, दे वेरी हॉट ब्लडेड। टू कंट्रोल देम ऑन द स्टार्टिंग लाइन, बिकॉज वो जब पट्टी देखते हैं तो वो कहते हैं बस मुझे छोड़ो। वो बाहर के घोड़े जो हैं वो जरा क्या ऐसे हल्के बाहर थोड़े डोसाइल उन्होंने रखे होते हैं, उनके बड़े रिलैक्स्ड, ट्रेनिंग के लिहाज से भी बड़े रिलैक्स। हमारे आई थिंक कोई कल्चर हाँ उनको एंजॉय भी करते हैं, पर आई थिंक वो घुड़सवारी का आई थिंक दिस इज वन ऑफ द हॉर्समैनशिप ट्रेट्स के आर यू एबल टू कंट्रोल द हॉर्स इवन इफ ही इज एक्टिंग अप। आपको आप नहीं छोड़ते जब तक आपको फ्लैग नहीं मिलता सब कुछ। तो यहाँ पे ये थोड़े से चैलेंजेस होते हैं कि यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड फेयरलेस इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि आप एक जानवर बड़े से हाँ बिल्कुल। दूसरा यही होता है स्पीड पे बैलेंस एज यू मेंशन्ड इनिशियली, और तीसरा एम। इट्स अ स्प्लिट सेकंड डिसीजन कि आपने कब नीचे जाना है और उठाना है, और अक्सर जब मिस होता है तो वो कुछ इंच आगे पीछे होता है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं। कोई चोट वगैरह कभी लगी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। चले अल्लाह करे कि लगे। किसी घोड़े को चोट पहुंचाई आप? ये पूछ लेते हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कोई। अच्छा सर, क्या ये खेल हर एक के लिए है? क्योंकि जैसे हमने तो ये सुना है कि घोड़े जो हैं वो वैसे महंगा शौक है, और फिर घोड़े जो है मुरब्बे वगैरह भी खाते रहे हमारे मुल्क में, तो ये हर एक के लिए है क्या? नहीं, ये आई थिंक बहुत अच्छा शौक है अगर आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं।
और स्पेशली बच्चियों के लिए बहुत अच्छा है। देखिए बच्चों के, मैंने अपने इलाके, हमारा बड़ा कंजर्वेटिव इलाका है और जहाँ पे बच्चों को घर के अंदर रखना, चार दीवारी में रखना और इस तरह की स्पोर्ट्स में आगे ना आने देना। अब इसको देख के, अरूज को देख के, मैं भी, हम गाँव में अभी एक स्कूल था, उसमें अरूज का थोड़ी सी एक वहाँ पे पेप टॉक थी बच्चियों के लिए, हाई स्कूल था, तो वहाँ पे बड़ी एक्साइटेड थी बच्चियाँ और वहाँ से बच्चियाँ बहुत तैयार होगी। जो हमारे राइडर्स ऑलरेडी हैं क्लब में, जो 10 पैगर्स हैं, उनकी बच्चियां तैयार होगी जी हमने अरूज की रोल मॉडल मिल गया और हमने सीखना है और हमने 10 पैकेज करनी है। तो ये चीज़ ऐसे होती है कि आप रोल मॉडल जब देखें कि ये मर्दों का सिर्फ खेल नहीं, औरतों का भी खेल। हाँ, शुरू में ऐसे फिजिकल ट्रेनिंग लेनी पड़ी, नेजा उठाना कैसा है, बाजू में ताकत होनी चाहिए, घोड़े को आपने कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल करना, वो फिजिकल ट्रेनिंग होती है। उस फिजिकल ट्रेनिंग के बाद ये फिर सारी आप ट्रेन हुई। फाइनली ये भी हमें बताइए कि इस वक्त जो लड़कियों की हमारे यहाँ पर पोजीशन है इस खेल के हवाले से, वो क्या है, कितनी लड़कियाँ इस वक्त हैं, टीम की क्या? हमने टीम जो होती है वो सेक्शन के हिसाब से होती है। नेज़ाबाजी की अक्सर 4 की सेक्शन होती है, तो आपके 4 कोर प्लेयर्स होते हैं, पर अक्सर आप सब्स्टिट्यूट्स रखते हैं। हमारे पास गर्ल्स लड़कियां हैं भी और वो नेज़ाबाजी ट्राई कर भी रही हैं, कर भी चुकी हैं पिछले 1-2 साल में, लेकिन हमारे पास ट्रेनिंग की बहुत सख्त कमी थी। अब जो मैंने पर्सनली इशू फेस किया था वो ये था कि जब मैं EFP के साथ थी तो हमें नेज़ाबाज की ट्रेनिंग मिल गई थी, नेज़ाबाजी की, पर हॉर्समैनशिप लैक करती थी। जो मेन आपकी हॉर्स राइडिंग, अंडरस्टैंडिंग द हॉर्स, वो आपकी बड़ी कम्युनिकेटिंग विद हिम, आपको उसकी मूव, उसका मूव इज़ वेरी सेंसिटिव, आपको उसकी रासों से, अपने पैरों से उससे कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो इसके लिए फिर वी लुक्ड फॉर अ ट्रेनर, वी फाउंड अ वेरी गुड ट्रेनर, इज़ अ 3rd जनरेशनल इक्वेस्ट्रियन कैवलकेड, पुराने कैवलकेड के हिसाब से। तो वो हमें लकीली मिल गए, जो फोर्ट्रेस में उनका ट्रेनिंग स्कूल है, कासिम खान नाम है उनका। तो वो अब उनसे हम प्रॉपर हॉर्स राइडिंग ट्रेनिंग ले रहे हैं, और जो अब टीम, क्योंकि जो वर्ल्ड कप है उसके लिए एक रीसिलेक्शन होगी। अच्छा, बिकॉज जो अभी हमने टीम सेटअप किया दैट वाज टू ओपन गेट्स for women, just to let them know that this is what this is happening, this is an option. So ab I think inshallah within this year at some point we will reopen selection, और उसमें लड़कियों की फिर हम लोगों ने दोनों ट्रेनर्स रखे हुए हैं, आपकी बेसिक हॉर्स राइडिंग स्किल्स ट्रेनर और आपका जो है नेज़ाबाजी की ट्रेनर, बिकॉज जब हम साउथ अफ्रीका गए थे तो वो वी अंडरस्टूड व्हाट वी लैक्ड एंड वी रियलाइज्ड, और फिर वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं वो चीज़ें। तो अब वो चीज़ें देख के इम्प्लीमेंट हो रही हैं। ऑल द बेस्ट, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जनरल साहब आपका, आपने वक्त निकाला, और अरूज आपका ऑल द बेस्ट। मतलब हमने आपकी वो फोटो देखी थी, वो जो मैंने शुरू में बात की थी ना कि हम कोशिश कर रहे थे कि ये फोटोशॉप निकले, जिसने भेजी उससे भी हमने पूछा ये असली है, ये करती है, ये खातून है? नहीं, आप जरूर कम ऑन द नेक्स्ट इवेंट यहाँ पे। अरे जरूर, अक्सर मैं आई डोंट गो फॉर टू मेनी, लेकिन लाहौर, इस्लामाबाद में जब बड़ा हो रहा हो तो आई मेक इट अ पॉइंट टू पार्टिसिपेट। नहीं, हम आएंगे और आपसे भी जरा टिप्स लेंगे। ऑप्शन आ गया है जी, ऑप्शन है जी, घुड़सवारी का भी, नेज़ाबाजी का भी ऑप्शन है, और थोड़ा सा आपको जाकर उस इवेंट में दिखाएंगे भाई कि कैसे घोड़े पे चढ़ना है, किस तरह से उसको कंट्रोल करना है, कम्युनिकेट करना है, ये सारी टिप्स भी हम इनसे लेंगे। सॉरी, आप अभी मेंशन ऑप्शन कह रहे थे, आई फॉरगॉट टू मेंशन कि अब एज अ पार्ट ऑफ इक्वेस्ट्रियन EFP जो फीमेल्स की इक्वेस्ट्रियन शुरू हो रही है, उसमें हम हॉर्स बैक आर्चरी भी ला रहे हैं, हॉर्स जंपिंग भी ला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, एज यू स्पीक, देयर आर मेनी options for women as long as they like horse, yeah, they like riding, they're not too scared. बिल्कुल। थैंक यू जी। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। देखें, एक्साइटमेंट है तो सही एक्साइटमेंट, और वो सेगमेंट ही ऐसा है और गेस्ट ही ऐसा है आज का हमारा। नाजरीन, लाजवाब अंदाज है इनका और शहाना शख्सियत के मालिक हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। इनका ताल्लुक गुजरात से आगे एक जगह कहलाई जाती है लाला मूसा। लाला मूसा के एक बड़े ही सियासी खानदान से है। इनकी बिरादरी चौधरी गुज्जर है, मगर अपने इलाके कायरा की वजह से कायरा से मशहूर हैं और वो टाट के स्कूल में पढ़े हैं, मगर जब सियासत में आए तो खुदा ने इन्हें ऐसा उरूज बख्शा कि लोग देखकर इनको इंस्पिरेशन लेते हैं जो आना चाहते हैं सियासत में, और इन्होंने मुख्तलिफ वजारतों के, मुतअद्दिद वजारतों के कलमदान भी संभाले।
बिल्कुल जी। पीपल्स पार्टी के दौर में कमरुज़्ज़मान कायरा जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के पहले गवर्नर भी बने। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो कैबिनेट थी उसमें कश्मीर अफेयर्स के वजीर थे, फिर बाद में वजीर इत्तलात भी इनको मिली थी, वजारत इत्तलात भी इनको मिल गई थी। पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने फ़लसफ़ा पढ़ा है और सियासतदान के साथ साथ ये सियासी दानिश्वर भी हैं। बिल्कुल। और आज इनकी सालगिरह है और आज जो है वो एक बड़ा दिन हमारे साथ ये स्पेंड कर रहे हैं, तो इसीलिए सर बहुत बहुत खुशामदीद आपको। हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ हमारे आज के प्रोग्राम में अपनी सालगिरह मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सर, बहुत सालगिरह मुबारक सर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका और आपके पूरी टीम का, पूरे आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे इस योम पैदाइश पे, मेरी बर्थडे पे आपने मुझे याद किया, याद रखा, मुझे अच्छी विशेस की, मेरे नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, दुआएं दी। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे और आपको और कामयाबियां दे। आप माशाल्लाह बड़ा टैलेंटेड जोड़ा है हमारा जो एंकर्स का, और आपका प्रोग्राम बड़ा मकबूल प्रोग्राम है। तो मेरी आपके लिए नेक दुआएं हैं और मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का। ये बताइए आपकी सालगिरह का दिन आप जनरली किस तरह गुजारते हैं? मेरी सालगिरह मेरी गुड लक है, अल्लाह करे मैं उनके कुछ चीज़ें मैं भी सीख पाऊँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ मेरे कायद की डेट ऑफ बर्थ है। जी जी। भुट्टो शहीद 5 जनवरी को पैदा हुए थे, मेरी भी योम पैदाइश वही है। सो मैं जब से, पहले तो हम देहाती लोग हैं, ज़रा बर्थडे कम ही मनाते थे, लेकिन जब थोड़ी बहुत इसकी शौरी ज़िंदगी शुरू हुई और भुट्टो साहब के साथ साथ फिर मेरा एक रोमांस था तालिब इल्मी दौर से ही। तो जब भी मेरे दोस्त अहबाब या मेरे साथी कभी मेरी बर्थडे का जिक्र करते हैं तो मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि आइए केक काटते हैं, लेकिन केक भुट्टो साहब के नाम का काटेंगे, मेरी बर्थडे साथ हो जाएगी। तो ऑलवेज एक सादगी से। लेकिन भुट्टो साहब की जब से तंजीमी अमल में हूँ, कई अब तो 3 दहाइयाँ हो गई उसमें, तो अब हर साल भुट्टो साहब की बर्थडे मनाते हैं तो साथ अपनी भी मनाई जाती है, केक कट जाता है, मुझे भी विशेष मिल जाती है। आप जैसे दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया है कि आपने भी मुझे याद रखा है। क्या बात है, वाकई ज़बरदस्त। अच्छा, मैं अभी इसी तरफ आ रहा था कि आज चूँकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की भी सालगिरह है, तो ये एक कोइंसिडेंस है और आपके लिए तो बड़ा हसीन इत्तेफाक है ये कि आप जिस शख्स को एडमायर करते हो, जिसकी आइडियोलॉजी पर चल रहे हो, उसकी सालगिरह और आपकी सालगिरह जो है वो एक ही दिन हो। अच्छा, तोहफे मिलने का कितना रिवाज है आपको? ये 3 दहाइयों का जो आपको सफ़र रहा, तोहफों के बारे में बताएं ज़रा। ये मैं इसका जिक्र क्या करूं जी, मुझे तोहफे इतने मिलते हैं। पहला तो जी प्यार मोहब्बत एक बहुत बड़ा तोहफा है। हाँ। लोगों का प्यार इतना ज़्यादा है, दोस्तों की इतनी मोहब्बत है कि उससे बड़ा कोई तोहफा हो ही नहीं सकता। मुझे मेरी माँ बाप की दुआएं हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मुझे कुदरत ने जो तोहफे दिए हैं वो बहुत बड़े हैं। मुझे थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना आ गया, ये बहुत बड़ा इनाम है। उसके बाद फिर दुनिया में मेरे दोस्त अहबाब एक तवील अरसे से, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मुझे नहीं याद कि मैंने अपने आखिरी जो कपड़े खरीदे थे या जूते खरीदे थे वो कब खरीदे थे। वाह वाह। मेरे दोस्त अहबाब मुझे रूटीन में, सिर्फ ये नहीं कि मेरी बर्थडे गिफ्ट देते हैं, रूटीन में भी मेरे कपड़े जूते, वो बाहर भी बैठे हैं, वो सारी दुनिया से, और ख़ासतौर पर नॉर्वे, डेनमार्क, इंग्लैंड वाले दोस्त जो हैं, अमेरिका वाले दोस्त जो हैं, वो मुझे अशिया भेजते रहते हैं। और लगता यूं ही है कि जैसे मैं बड़े कोई अच्छे कपड़े पहनता हूं, लेकिन उसमें मेरी ना चॉइस है ना मेरी जेब पे बोझ है। मैं इस वक्त भी आपके सामने जो कुछ पहने बैठा हूं, ये मेरे दोस्तों का लेके मुझे दिया हुआ है। क्या बात। मेरी ऐनक से लेके मेरे जूतों तक हर चीज़ जो है ये गिफ्ट है, और मैं समझता हूँ ये खुदा का मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट है कि लोग मुझसे प्यार करते हैं। मुझ में तो क्या बात है, क्या बात है। तो सर आप बहुत लकी हैं। वैसे कुछ थोड़ा सा सीख ले कमरुज़्ज़मान कायरा साहब के दोस्तों से। अच्छा ठीक है, प्लीज सीख ले, थोड़ा सीख लें। और सर ये बताएं कि अब आपने क्योंकि कहा कि अभी भी जो आप जिन कपड़ों में और ऐनक और ये सब चीजें आपके दोस्तों ने दी हुई हैं जिनमें आप बैठे हुए हैं, तो अगर कोई तोहफा ऐसा मिल जाता है जो आपको पसंद नहीं आता, तो फिर उसका क्या करते हैं? मैंने जी कभी ये पसंद नापसंद वाला मामला ख़त्म कर दिया ना। जिसने लेके दिया उससे तो प्यार मोहब्बत से लेके दिया। मेरा अपना हो सकता है चाहे इसका रंग ना हो, तो मेरा आस्ता आस्ता ना खाने में कोई बड़ा टेस्ट रह गया है, ना कपड़े पहनावे में कोई टेस्ट बड़ा रह गया है। मेजॉरिटी में मेरे दोस्तों को भी तवील अरसे से ये आदत पड़ी हुई है, मेरी फैमिली को भी, तो अब वो सारे जानते हैं कि मेरी टेस्ट क्या है। सो करीबन वो मुझे वही चीज़ें लेके देते हैं या भेजते हैं जो मेरी चॉइस के मुताबिक है। गुड। अब तो मेरे बच्चे भी, वो भी जो मुझे चीज़ मेरे लिए खरीदते हैं, उन सबको पता है।
लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ आ भी जाती है जो मुझे मेरी मतलब फ़र्ज़ करें टेस्ट की नहीं है, तो मैं पहनता ज़रूर हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त ने जिसने भेजा है मुझे, उसने बड़े प्यार से मेरे लिए कोई चीज़ खरीदी है। वो महंगी है, सस्ती है, वो किसी रंग की भी है, लेकिन अगर उसका दिल है कि मैं वो रंग पहनूं, तभी उसने खरीदी मेरे लिए, तो मैं उसका दिल क्यों तोड़ूं? सर ये बताइए कि ये आपको सबसे पहले विश कौन करता है, आप अगर अपनी पार्टी की बात करें तो? चंद दोस्त तो वो हैं जी जो बहुत पर्टिकुलर है। अब किसी एक दोस्त का नाम लूं तो बाकी नाराज होंगे, इसलिए मैं नाम नहीं लेता, लेकिन बहरहाल मुझे बहुत सारे दोस्त विश करते हैं, और ख़ास तौर पे मेरे जो बर्थडे विश है वो नामली मेरे बच्चे करते हैं मुझे सबसे पहले। मेरी बेगम करती हैं, मेरे दोस्त भी करते हैं, लेकिन दोस्तों में बहुत सारे दोस्त हैं, इसलिए किसी का नाम लेके ना फिर जरा काम खराब हो जाता है। ठीक है, ताल्लुक जरा आपका ट्रिकी हो गया, वैसे का सवाल वैसे ट्रिकी था। लेकिन कमर साहब ये बताएं कि आपने फलसफा भी पढ़ा हुआ है, और हमारी सियासत में हम कहते हैं कि हम डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, वो वाली वैल्यूज खत्म होती जा रही हैं, तो फलसफे का कितना अमल दखल है सियासत को बेहतर बनाने में? देखिए, मैं तो नालायक स्टूडेंट हूँ, मैं सच्ची बात है, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं फ़लसफ़े को उस तरह उससे बेनिफिट नहीं ले सका जिस तरह मुझे लेना चाहिए था, मैं उतना ज़्यादा पढ़ नहीं सका जितना मुझे पढ़ना चाहिए था। लेकिन ये इतना कमाल का सब्जेक्ट है कि आपको ज़िंदगी समझाता है ना कि ज़िंदगी है क्या, ज़िंदगी को देखना किस एंगल से है, इसका असलूब क्या है, इसका एनालिसिस कैसे करने हैं, क्राइसिस क्या है, रिलेशनशिप क्या है, ग्रोथ किस तरह होगी, ह्यूमन समाज कैसे बनता है, कैसे आगे बढ़ता है, कैसे खराबियां होती हैं, और आपने अपने रिलेशन जो खुद डेवलप करने हैं, जो नेचर ने आपके साथ डेवलप किए हैं, उनको किस तरह बैलेंस करके रखना है। ये फ़लसफ़ा आपको एक तर्ज सिखाता है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग देता है आपको। और मुझे तो ज़िंदगी के सारे अमलों में, सिर्फ सियासत में नहीं, मुझे तो ज़िंदगी के पूरे सारे अमल में, जब से मैंने फ़लसफ़ा पढ़ना शुरू किया, मैंने अपने कॉलेज एज से पढ़ना शुरू किया था, तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त से लेके आज तक मेरी ज़ात के ऊपर फ़लसफ़े का बहुत असर है। ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं उसको इन डेप्थ उस तरह नहीं पढ़ सका जिस तरह पढ़ना चाहिए, और मेरा अगर बस चले तो मैं पाकिस्तान के हर बच्चे को, पाकिस्तान के हर तालिब इल्म को फ़लसफ़ा एक लाजमी मज़मून के तौर पर पढ़ाऊँ, और तभी मुझे पता चलेगा कि मेरी इस फितरत से, मेरे खुदा से मेरा क्या रिश्ता है, इस कायनात से मेरा क्या रिश्ता है, इंसानों से मेरे क्या रिश्ते हैं, और किस तरह इसको बैलेंस किया जा सकता है, किस तरह चीज़ों को देखने का जो रास्त एंगल है वो कौन सा है। लिहाजा ये बेहतरी के रास्ते पैदा करने के लिए मेरा बस चले तो मैं पूरी कौम को पढ़ाऊँ, सारी दुनिया को पढ़ाऊँ, लेकिन कम से कम अपने मुल्क को तो कम से कम फ़लसफ़ा एक लाजमी मज़मून के तौर पे तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन सी कोई एक ऐसी किताब है जो सजेस्ट करें फ़लसफ़े के हवाले से जो सबको पढ़नी चाहिए, तो वो कौन सी होगी? देखिए, वैसे तो फ़लसफ़े की बहुत सारी किताबें हैं, उसकी बुनियादी किताबें अगर कोई इंग्लिश में पढ़ना चाहता है, उर्दू में पढ़ना चाहता है, लेकिन जो हमें आम मामूल के तौर पर पढ़ने की ज़रूरत है ना, एक तो तालिब इल्मों को जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। वो फ़लसफ़े की एक किताब है, उसको बहुत सारे रंग में देखा जा सकता है। उससे पहले बहुत सारी अमीर किताबें लिखी गई, बड़े कमाल के फ़िलासफ़र्स ने लिखी, और उनसे सभी से फ़ायदा लिया जा सकता है। लेकिन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ने से आपको दुनिया का एक वो एंगल जो आजकल ज़रा मातूब हुआ पड़ा है वो देखने का समझ आएगी, और आपको सही मानों में चीज़ों को देखने का पता चलेगा। इसी तरह आजकल जो जदीद अहद में बहुत सारे लोग लिखने वाले हैं, बड़े कमाल के फ़िलासफ़र्स हैं, लेकिन होमो सेपियंस या 21 लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरी, ये युवल हरारी की 2 किताबें हैं, 3-4 किताबें उनकी आ गई। तो ये दोनों किताबें मेरा ख्याल है आजकल हमारे लोगों को, हमारे तलबा को पढ़नी चाहिए, और हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस तरह की कुतुब, इस तरह के लिखने वाले जो दुनिया भर में, उनको आसानी से ट्रांसलेट करने का तरीका कर, आज तो डिजिटल भी है, इस पे ऊपर भी आना चाहिए, नेट के ऊपर भी, और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो हमने अपनी बुक फाउंडेशन बनाई हुई है, इस तरह के इदारे बनाए हुए हैं, अकेडमीज बनाई हुई हैं, उनके ज़िम्मे हो कि इन किस किस्म की कुतुब के, और भी बहुत सारे उलूम हैं जिनकी कुतुब के तराजुम होने चाहिए, ताकि हमारे वो लोग जो अंग्रेज़ी में मुकम्मल तौर पे आगाही नहीं रखते वो भी समझें कि दुनिया को देखने का वो क्या एंगल है। सो मेरा ख्याल है ये बड़ी अच्छी किताबें हैं। किताबें वैसे आपने बड़ी ज़बरदस्त सजेस्ट की हैं, बिल्कुल सबको पढ़ना चाहिए। आप जरा आ जाते हैं वैसे मशवरों पे। सर, सियासतदानों के लिए आप मशवरे दें, आज आपकी सालगिरह के दिन, और चूंकि आपने वजारत इत्तलात का भी कलमदान संभाला, तो आज हम अपने जो वजीर इत्तलात हैं उनसे ही शुरू करते हैं। फवाद चौधरी साहब को अगर आप कोई मशवरा दें तो वो क्या मशवरा होगा?
फवाद साहब से मुझे बहुत सारे इख्तलाफात रहते हैं और वो रहने चाहिए। वो बहुत एक तो सरकास्टिक है, उनका स्टाइल जो है ना वो ज़रा तल्ख है, लेकिन मैं आज बिल्कुल ऑन एयर कहूँगा कि फवाद चौधरी में बहुत सारी हिम्मत भी है। वो बहुत सारे इश्यूज जो कि हमारे माशरे में अनटचेबल हो गए हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासी जमातों के अंदर भी चंद लोग रह गए हैं, हुकूमत के अंदर तो खैर बहुत ही कम लोग हैं जो उन इश्यूज़ को टच करते हैं जहाँ इस वक्त मजहबियत का इशू है, फ़िरका वारियत है और सोशल इश्यूज़ हैं, जिन पे हाथ लगाते हुए, जिन पे बात करते हुए मीडिया भी डरता है, लोग भी डरते हैं, इदारे भी डरते हैं। वहाँ भी फवाद बड़ी जुर्रत से बाज़ औक़ात बातें करता है। मैं यकीनन उसको उस मामले में अप्रिशिएट करता हूँ और मैं उन्हें कहूँगा कि कोई बंदा मुकम्मल नहीं होता। जितना आप ज़्यादा एग्रेसिव होकर दूसरे को लेट डाउन करके या उसकी तज़हीक के रंग में सरकास्टिक होकर बात करेंगे, आप अपने आर्गूमेंट का कितना शानदार आर्गूमेंट हो उसका वजन खो लेते हैं। मेरी उनसे यही राय है, बाकी वो खुद बड़े समझदार आदमी हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। वजीर दाखिला, वजीर खारजा जो है हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको क्या कहेंगे? लो, पीरों को कौन मशवरे देता है और वो भी शाह महमूद। सही, तो फिर शेख रशीद साहब पर आ जाए, उनको क्या मशवरा देंगे? शेख रशीद साहब बड़े दबंगा आदमी हैं। वो अपने कैरियर में और अपनी ज़िंदगी में जहाँ पहुँचे हुए हैं वहाँ पे मशवरे कम काम करते हैं। अब मेरे ख्याल उनको मशवरों की कम ज़रूरत है। शेख साहब खुद बड़े ज़हीन बंदे हैं और सेल्फ पेड आदमी है। उनसे बेशुमार इश्यूज़ पे इख्तलाफ किया जा सकता है और है, लेकिन उन्होंने अपनी बड़ी जिस तरह ज़िंदगी गुजारी है उसको बहुत सारे लोग अपने अपने एंगल्स में देखते हैं। तो बड़े दबंगा आदमी हैं। शेख साहब से मशवरे लिए जा सकते हैं, उनको दिए ज़रा कम ही जा सकते हैं। उनसे लिए जा सकते हैं, दिए कम जा सकते हैं। नवाज शरीफ साहब, उनको क्या कहेंगे? देखिए, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियंस में से हैं। मेरा उनसे सियासी तौर पे उनके नज़रिए से इख्तलाफ है, लेकिन मियाँ साहब बड़े तजर्बाकार बंदे हैं। उनकी बहुत सारी बातें बहुत अच्छी हैं और तजर्बे में गुंदी हुई हैं। उनका अपने गिरदो नवा में अपने हमसायों के साथ अच्छा ताल्लुक़ होना, ये उनकी बड़ी क्रेडिबिलिटी, या उस तरह की सोच होना, ये उनकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है। मियाँ साहब अगर अपनी ज़ात से ऊपर उठ जाएं तो उन्होंने बहुत सारी वो लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं जो कि पाकिस्तान के लिए ज़रूरी। लड़ाई से मुराद ये नहीं होता कि आपको 10 लड़ाई लड़ रहे होते हैं, लेकिन आप अपनी फ़िक्री लड़ाई भी लड़ते हैं, आप अपनी इख्तियारात की लड़ाई भी लड़ते हैं। तो उन्होंने जो ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर का, ये पॉलिटिकल है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए लड़ाइयाँ बहुत सारी लड़ी हैं बहुत सारे इदारों से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपनी ज़ात को मजबूत करते रहे। इदारों को कर जाते तो ज़्यादा बेहतर होता, आज उनको ये हालात ना देखने पड़ते। सही। और अगर मरियम नवाज साहिबा को आप कोई मशवरा दे तो वो क्या होगा? मरियम साहिबा बड़ी माशाल्लाह बड़ी ज़हीन खातून हैं और बड़ी पढ़ी लिखी हैं। मेरा थोड़ा बहुत उनसे इंटरेक्शन रहा मीटिंग्स के अंदर। वो बड़ा उनका नैरेटिव बड़ा अपने जगह बड़ा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है, एग्रेसिव है, गुस्से में आ जाती हैं। लीडर के लिए अपना गुस्सा काबू रखना बहुत ज़रूरी है। अगर अपने उस गुस्से पे थोड़ा सा उनको जज्बात पे काबू हो तो उनमें बहुत सारी खूबियाँ हैं, वो लीड कर सकती हैं, उनमें सलाहियत मौजूद है। और फिर यह है कि जो कहना है वो बड़ी जुर्रत से कह लेती है, अच्छे अल्फाज में कह लेती है। उसमें उनका और उनके एडवाइजर्स का बहुत रोल है, लेकिन उनका बेसिक टैलेंट माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल ठीक है। और शहबाज शरीफ साहब? शहबाज शरीफ साहब मेरा ख्याल है उनको मेरे जैसे बंदे क्या मशवरा देंगे। शहबाज शरीफ साहब खुद बड़े पहुंचे हुए आदमी हैं, बड़ा तजर्बा है उनका एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। मेरा ख्याल ये है कि वो यकसुई के साथ अब पाकिस्तान के लोगों को अपने तजर्बात मुंतकिल करें। और इस वक्त कौम को ज़रूरत है, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, इस हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए शहबाज शरीफ साहब की तरफ कौम देख रही है कि वो अपनी जमात के सारे लोगों को बांध के अपोजिशन को अपने साथ में लाएं और लीड करते हुए इस वक्त इस हुकूमत से जान छुड़ाएं और किसी बेहतरी की तरफ का कोई सफ़र शुरू हो सके। सही। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब को क्या मशवरा देंगे? मौलाना का तज्जिए बड़े कमाल हैं। पाकिस्तानी सियासत में बड़े चंद लोग हैं जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान हैं। उनको मौलवी मत समझिए, वो उनके हुलिये पे ना जाइए। उनको आप इकोनॉमी पे, उनको आप मईशत के अलावा सियासत पे आप उनको
खारजा अमूर पे आप उनसे कभी गुफ्तगू फरमा कीजिए तो आपको समझ आए कि मौलाना फजलुर रहमान किस तरह चीज़ों को देखते हैं। उनके तजिए से आप इख्तलाफ कर सकते हैं और उनसे यही कहूँगा कि मौलाना आपके लिए सारी जमातें अपोजिशन की एक जैसी होनी चाहिए, सबको एक आंख से देखिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, और अपनी पार्टी को क्या मशवरा देंगे सर? इस वक्त मेरी जमात को ज़रूरत समर की है कि जब मेरी पार्टी की बुनियाद रखी गई थी तो भुट्टो शहीद ने और उनके साथियों ने उस वक्त की ऑब्जेक्टिव कंडीशंस सोसाइटी की, स्टेट की, इस पूरे हालात की, पूरे मुल्क की, उसको एनालिसिस करके उन्होंने जमात की बुनियाद रखी थी और उन्होंने वे फॉरवर्ड तश्कील दिया था कि हमने क्या करना है, मईशत को कैसे आगे लेके चलना है, मुआशरत को आगे लेके कैसे चलना है, सियासी अमल कैसे चलाना है, फेडरेशन कैसे संभालनी है, इस मुल्क के मज़दूरों को, इस मुल्क के किसानों को, तालिब इल्मों को, नौजवानों को, इस मुल्क के जो महकूम तबकात हैं उनको हमने कैसे ऊपर उठाना है। तो उन्होंने एक बड़े वाज़े विजन के साथ वो लेके चले थे और उन्होंने उसकी तरफ सफ़र भी किया था। अनफॉर्चुनेटली 4 साल बाद ही उनका सफ़र रुक गया और फिर उनको शहीद कर दिया गया। उनकी जमात को तोड़ने की कोशिशें मुसलसल होती रहती हैं, लेकिन आज भी मेरी जमात को, मेरी क़यादत को, अपने साथियों को यही मेरा मशवरा रहता है और रहेगा कि हमें ऑब्जेक्टिव कंडीशंस आज की देखनी है। आज हमें पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, उसका वे फॉरवर्ड क्या है, वो हमें लोगों के सामने रखना है। यकीनन हमारे ऊपर माजी का एक बहुत बड़ा एसेट है, लेकिन कुछ बैगेज भी है। उसके साथ हमें लोगों को ट्रस्ट में लाना है और यकीनन पीपल्स पार्टी माजी में भी पाकिस्तान के गंभीर इश्यूज़ का सलूशन देती रही है। आज भी हमें माजी में खड़े होकर नहीं, माजी से सबक सीख के हाल में खड़े होकर मुस्तकबिल के फैसले करने हैं और उसके लिए जहाँ पे सियासी, मुआशी ये फैसले करने की ज़रूरत है, इन दोनों से बड़ा फैसला समाजी तब्दीली का है। हमें अपने समाज को देखने की ज़रूरत है। हुकूमतों से जमातें नहीं चला करती, हुकूमतों से जमातें नहीं बना करती। दिल के अंदर लोग जो है ना वो हुकूमत साजी की वजह से नहीं रहा करते। लोग अपने नज़रिए, अपनी मोहब्बत, अपनी सोच, लोगों के लिए जो उनकी सोचें होती हैं, उसके लिए जो उनकी स्ट्रगल होती है, उसकी बदौलत लोगों के दिलों में ज़िंदा रहते हैं। हमारे मुल्क में अगर हुकूमतों से ही, इक़्तिदार से ही दवाम पाया जा सकता तो फिर अयूब खां और ज़ियाउल हक लोगों के दिलों से ना निकलते, फिर परवेज़ मुशर्रफ इस मुल्क में कामयाबी की सनद होते। लेकिन ऐसा नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 4 साल इस मुल्क में वज़ीर आज़म रहे, बीबी शहीद थोड़े थोड़े अरसे के लिए 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रही, लेकिन दिलों में वही बसते हैं और हमें भी अब वही कुछ करना है। बिल्कुल सही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की सर आपने। वो जो नज़रियात हैं उन्हीं की वजह से लोग अवाम में मकबूल होते हैं, लीडरान, और वाकई वही कामयाबी की सनद होती है। वही कामयाबी की सनद होती है। दुरुस्त फरमाया आपने। और सर हम आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे आज कि आपने अपना जो दिन है उसका आगाज़ हमारे साथ, हमारे प्रोग्राम के साथ किया। और ये चूँकि सालगिरह का तो मौका है, लेकिन एक और शख्सियत को याद करना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। आपके बेटे उसामा के हवाले से भी हमारी दुआएँ हैं, अल्लाह ताला उनको जो है वो जन्नतुल फिरदौस में जगह फरमाए, करी के रहमत करें। और उनको भी याद करना इस वक्त बड़ा ज़रूरी है। वो भी आपके जो जज्बात थे हम सब ने देखे थे उस वक्त, ज़ाहिर है अपनी औलाद के लिए सबके यही जज्बात होते हैं, लेकिन उनको याद करना भी ज़रूरी है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मेरे बेटे के लिए दुआएं की, वो मुझे सबसे पहले विश किया करता था, तो जो अल्लाह को मंजूर। लेकिन अब सारी कौम के बच्चे हैं, अल्लाह करे मेरे लिए सारे उसामा हैं, मैं इनके लिए जो सोच सकता हूँ अपनी हैसियत में जो कर सकूँ करूँ, वो मेरे लिए तस्कीन का बायस होगा और मैं सारी कौम के उसामे जो हैं उन सब के लिए बेहतर काम कर पाऊँ। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके बाद गवादर और केश में सैलाबी रेलों के पेश नज़र एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बारिशों के बायस शहर में मुतादिद घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि मुतादिद मकानात में पानी जमा हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते में ही आगाह कर दिया गया था कि बारिशों का यह सिलसिला 3 जनवरी से 5 जनवरी तक जारी रहेगा और बहुत ज़्यादा शदीद होगा। दूसरी जानिब कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। हुकूमत बलूचिस्तान ने हालिया बारिशों और बर्फबारी के पेश नज़र तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान
जवान और एहलकारों की छुट्टियाँ 1 हफ्ते के लिए मंसूख कर दी है। इस हवाले से सूरत हाल जानते हैं। हमारे साथ अयूब तरीन साहब मौजूद हैं जो कि ब्यूरो चीफ हैं, हमारे साथ कोयटा से ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी वैस भाई, बहुत शुक्रिया अयूब साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे इस वक्त वहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, अगर आप आगाह कर सकें हमें। जी बिल्कुल, इस वक्त जो सूरत हाल है वो वैस भाई ने तो ख़बर में तकरीबन तमाम सूरत हाल बताई दी, लेकिन मैं बता दूं कि इस वक्त PDMA की जानिब से जो बलूचिस्तान का मकरान डिवीज़न है जिसमें गवादर और केच यानी तुर्बत 2 जो अज़ला है वो ज़्यादा मुतासर हुए और इसमें तकरीबन कोई 13 से 15 ऐसे देहात है, गाँव है जो बिल्कुल पानी में वहाँ पे तकरीबन डूब चुके, घरों में पानी जा चुके हैं और इस वक्त भी वहाँ जो है ख़ासकर ग्वादर शहर जो है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मकानात हैं कि वहाँ अभी भी इस वक्त भी पानी जो है वो मौजूद है। उसको निकालने के लिए कोई इंतज़ाम वहाँ पे मौजूद नहीं है, क्योंकि ज़िली इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ है कि वो आहिस्ते आहिस्ते काम कर रहे हैं। और इस सिलसिले में मैंने अब से थोड़ी देर पहले जब DC ग्वादर से बात की थी शबीर मेंगल साहब से, तो उन्होंने भी बता दिया था कि इमदादी काम जो है वो बड़े तेज़ी से जारी है, लेकिन कोई कैजुअल्टी वगैरह अभी तक नहीं हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ग्वादर से तुर्बत का जो रास्ता है यानी कोस्टल हाईवे वो भी अभी बहाल है और उसके ज़रिए जो इमदादी काम है या जो PDMA की जानिब से सामान की तरसील है वो सिलसिला भी जारी है। और साथ साथ केच के जो तुर्बत का इलाका है वहाँ भी बहुत सारे ऐसे देहात हैं जो इस वक्त भी पानी में डूबे हुए हैं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा जो 24 घंटे वो भी बारिशें होंगी। मकरान डिवीज़न के साथ साथ जो कलात का इलाका है वहाँ पर भी बारिशें हुई है। अच्छा। और कलात में इस वक्त शदीद सर्दी है, वहाँ भी PDMA की जानिब से ये कहा गया है कि इमदादी काम शुरू हो चुका है। और इसके अलावा अगर हम बलूचिस्तान की शमाल की तरफ जाते हैं तो शमाल में जो कान में तर्ज़े है उस पर रात के बर्फबारी शुरू हुई थी और ये बर्फबारी आज सुबह तक जारी रही है। कोयटा से जोब का जो कौमी शाहरा है वो बंद हुआ था, बाद में PDMA की जानिब से वहाँ इमदादी काम शुरू हुए थे। डायरेक्टर जनरल PDMA नसीर अहमद ख़ान नासिर ने बताया कि इस वक्त जो है वो कोयटा और जोब के दरमियान जो कौमी शाहरा है, जो कोयटा जोब डेर इस्माइल ख़ान और इस्लामाबाद पेशावर को मिलाने वाली शाहरा है, उसको खोल दिया गया ट्रैफिक के लिए और उस पर काम भी हो रहा है। साथ साथ ज़ियारत और चमन में भी जो बर्फबारी हुई, बिलखसूस चमन में बहुत सारे नुकसानात भी हुए, कई मकानात गिर चुके हैं। ताम जानी नुकसान की अभी तक हमारे पास इत्तला नहीं है। और इससे बढ़कर अगर हम बात करते हैं तो काकड़ी तोबा चगजी के जो बिल्कुल अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ है वहाँ पे भी 3 से 4 फीट तक बर्फबारी हुई है और वहाँ पे भी जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं कोयटा और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों से। तो वहाँ से इतलात आ रही कि उन्होंने मुतालबा किया कि PDMA की जानिब से गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की जानिब से वहाँ जो खुराक है वो पहुँचाया जाए ताकि वहाँ कोई जो हंगामी कोई सूरत हाल न बने या कोई इंसानी कोई न बन जाए। तो ये सूरत हाल है इस वक्त बलूचिस्तान में ओवरऑल बारिशों की। और उससे जो सूरत हाल है कि कोयटा में PDMA की जानिब से PDMA को भी अलर्ट कर दिया गया। इसके अलावा वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जितने भी तमाम सरकारी मुलाजमीन हैं या बिलखसूस जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में PDMA की या बारिशों की वजह से जो सूरत हाल है वहाँ पे छुट्टियाँ जो है वो मनसूख कर दी है और तमाम स्टाफ को भी तलब कर लिया गया ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए वो वक्त तैयार रहे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अयूब तरीन साहब आपका, आपने बलूचिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।